साहिब सलाम, राजपूताना, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? वीरता, सम्मान, बलिदान, ऐसी ही तो कहानियां हैं। लेकिन सोचिए, इन कहानियों के पीछे के रीति रिवाज क्या थे? आज हम राजपूताना की उसी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरने वाले हैं और उन पेचीदा रिवाजों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस पूरी संस्कृति को एक पहचान दी। तो आइए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक योद्धा के सम्मान का मतलब आखिर होता क्या है? क्या चीज है जो उसे परिभाषित करती है? ये सवाल समझिए कि राजपूतों की दुनिया का दरवाजा खोलता है, क्योंकि उनके लिए सम्मान भाई सिर्फ कोई शब्द नहीं था, वो तो जीने का एक तरीका था। और यही सवाल हमें उनकी पूरी आचार संहिता को समझने में मदद करेगा। तो फिर सवाल उठता है कि उस सम्मान की रक्षा के लिए एक राजपूत योद्धा खुद को तैयार कैसे करता था? तो हमारा पहला हिस्सा इसी पर है, उनकी मानसिकता और वो तैयारी जो जंग के मैदान में उतरने से ठीक पहले की जाती थी। देखिए, एक राजपूत योद्धा के लिए ना जंग की तैयारी सिर्फ जिस्मानी नहीं होती थी, ये एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा थी। जैसे वो गर्दन तक लंबे बाल रखते थे, क्यों? ताकि तलवार के वार से गर्दन बची रहे, और उन बालों पर लोहे की जाली पहनी जाती थी। अपनी कुलदेवी की पूजा करके उन्हें अंदरूनी ताकत मिलती थी। और फिर चारणों की वीर रस की कविताएं, उन्हें सुनकर तो जैसे खून खौल उठता था। और एक और बात, वे अफीम का सेवन भी करते थे। इसके पीछे भी एक वजह थी, ताकि घाव लगने पर खून गाढ़ा हो जाए और ज्यादा न बहे। मतलब हर एक कदम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। सेना में सबसे आगे रहना यानी हरावल में होना, ये बहादुरी की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी परीक्षा थी, सबसे खतरनाक जगह। और ये इतना बड़ा सम्मान था, इतना बड़ा कि राजपूत वंश आपस में ही इस जगह के लिए लड़ पड़ते थे। ये सिर्फ एक मिलिट्री पोजीशन नहीं थी, नहीं, ये तो गौरव का प्रतीक था जिसके लिए जान तक दी जा सकती थी। अब हम राजपूत आचार संहिता के एक ऐसे पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं जो बहुत बहुत ही गंभीर और गहरा है। ये है बलिदान का वो अंतिम कृत्य, शाका और जौहर। जौहर और शाका, ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। समझिए कैसे? जब लगता था कि अब हार तय है, तो किले के अंदर राजपूत महिलाएं अपने सम्मान और अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए जलती हुई चिताओं में कूदकर जौहर करती थीं। और जब पुरुष ये देखते थे, तो वो दुनिया की हर चिंता से आजाद हो जाते थे। फिर वो केसरिया बाना पहनकर दुश्मन पर टूट पड़ते थे, एक आखिरी आत्मघाती हमला, इसे शाका कहते थे। उनका बस एक ही मकसद होता था, मरते दम तक लड़ना और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। ये जो लाइन है ना, ये जौहर के पीछे की जो गहरी सांस्कृतिक और भावनात्मक ताकत है उसको दिखाती है। ये सिर्फ एक खुदकुशी नहीं थी, नहीं, ये अपनी पवित्रता को दुश्मन के हाथों में जाने से बचाने का एक आखिरी और बहुत ताकतवर संकल्प था। और ये जानकर कि उनकी महिलाएं अब महफूज हैं, उनका सम्मान बचा हुआ है, पुरुष भी हर फिक्र से आजाद होकर सिर्फ और सिर्फ विनाश के इरादे से जंग में उतरते थे। और हां, ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। रिकॉर्ड के मुताबिक जो आखिरी जौहर हुआ था वो 18वीं सदी में घासेड़ा के किले में हुआ था, और ये एक तरह से एक पूरे युग के अंत का दुखद प्रतीक बन गया। अच्छा, तो जंग के मैदान से अब थोड़ा हटते हैं। चलिए अब चलते हैं राजपूत दरबार की दुनिया में, जो कि उतनी ही पेचीदा थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर इशारे का, हर शब्द का एक गहरा मतलब था, और ये सब एक बहुत ही सख्त सामाजिक व्यवस्था पर टिका हुआ था। दरबार में ना पदवियों का एक अलिखित कानून चलता था, जैसे ठाकुर, राव या रावत। ये टाइटल सिर्फ और सिर्फ किसी ठिकाने, मतलब एक जागीर के मुखिया ही इस्तेमाल कर सकते थे। और उसी ठिकाने में रहने वाले उनके भाई या दूसरे रिश्तेदार, उन्हें महाराज कहा जाता था। इससे होता ये था कि किसी भी इंसान का रुतबा, उसका खानदान, उसके नाम से ही साफ पता चल जाता था। और बात सिर्फ टाइटल की नहीं थी, सम्मान दिखाने का हर तरीका भी एकदम तय था। मिसाल के तौर पर एक महाराजा अपनी गद्दी से सिर्फ तभी उठते थे जब कोई बहुत ही ऊंचे दर्जे का सामंत, जैसे कोई उमराव या सिरायती आता था। यहां तक कि नजराना, यानी जो तोहफा दिया जाता था, उसे कबूल करने का तरीका भी सामने वाले के पद के हिसाब से बदल जाता था। ये सारी छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि ये सामाजिक व्यवस्था कितनी महीन और कितनी जरूरी थी, जहां हर इशारा ही अपने आप में एक पैगाम था। तो सवाल ये है कि क्या ये सारी परंपराएं बस इतिहास की किताबों में दफन हो गईं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब उन रिवाजों पर एक नजर डालते हैं जो सदियों बाद आज भी जिंदा हैं। और यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है, एक ऐसी परंपरा से जुड़ा हुआ जो आज भी मानी जाती है,
वो ये कि एक राजपूत की तलवार बिना किसी वजह के म्यान से बाहर क्यों नहीं निकाली जाती। इसका जवाब सीधा है और बहुत दमदार भी। परंपरा ये कहती है कि अगर तलवार एक बार मयान से बाहर आ गई तो उसे या तो खून चखना चाहिए या फिर उसे वापस रखने से पहले किसी धातु, किसी लोहे की चीज से टकराना जरूरी है। ये उस हथियार के लिए एक गहरा सम्मान दिखाता है। पगड़ी या जिसे साफा कहते हैं, वो सिर्फ सिर पर बांधने का कपड़ा नहीं है, वो अपने आप में एक पूरी सामाजिक भाषा है। जैसे एक बेटा अपने पिता के जीते जी उनकी पगड़ी नहीं पहन सकता, ये उनके अधिकार का अनादर माना जाएगा। माथे पर पूरा तिलक और चावल भी सिर्फ तभी लगाया जाता है जब पिता और दादा दोनों इस दुनिया में ना हो। ये वंश के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। और तो और साफे के रंग भी बहुत कुछ कहते हैं। मटिया, गहरा हरा, नीला और सफेद, ये सब रंग शोक के प्रतीक है। और जानते हैं, परंपरा और पवित्रता का ये सम्मान सिर्फ योद्धाओं तक ही नहीं था, ये कलाकारों तक भी जाता था। आज भी जो ढोली होते हैं उन्हें सम्मान की सीट दी जाती है, ऊंचा आसन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि उनके ढोल में देवी का वास होता है।